हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन ने पढ़ा था मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो उसमें दो केस अपन ने पढ़ लिए थे, स्टडी कर लिए थे। वहां पे फर्स्ट केस क्या था कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है तो वो कैसे मूव करेगा? स्ट्रेट लाइन पाथ में करेगा, सीधी रेखा में करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया था? जीरो हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि वहां पे पैरेलल कर रहा था, थीटा की वैल्यू जीरो, साइन जीरो क्या होता है? जीरो। और मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? QEB साइन थीटा, तो इसकी वजह से जीरो आ गया था। दूसरा केस अपन ने क्या था कि परपेंडिकुलर मूव करता है, तो कैसे उसका पाथ का नेचर कैसा होगा? तो कैसा बताया था वहां पे आपको? सर्कुलर पाथ में मूव करने लग जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड की पैरेलल मूव करता है चार्ज पार्टिकल तो कैसे मूव करेगा? सर्कुलर पाथ में। क्यों करेगा? क्योंकि उस केस के अंदर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात की थी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर फिंगर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, थंब फोर्स की बात बता रहा था। तो ये रूल लगा रहे थे, तो उस अकॉर्डिंग हमें पता लग रहा था कि जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, जो चार्ज मूव कर रहा है उसकी मोशन की डायरेक्शन की क्या रहता है? हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। या हम ये कह सकते हैं कि हमेशा एक फिक्स पॉइंट की तरफ फोर्स लगता है। अगर ऐसा होता है, ये कंडीशन होती है, अगर किसी पार्टिकल पे हमेशा एक फिक्स पॉइंट की तरफ फोर्स लगता है तो उसके रिवॉल्व करने लग जाता है अराउंड, जैसे हमारी अर्थ है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, वो कंसेप्ट यहाँ पे लागू हो जाता है। फिर वो जो सर्कुलर पाथ रिवॉल्व कर रहा है उसकी रेडियस, टाइम पीरियड वगैरह वगैरह हमने फिर 3-4 पॉइंट वहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, ये सब बातें बताई थी। तो यहाँ तक हमने कल स्टडी कर लिया था। आज अपन यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, जो टॉपिक नहीं सॉरी थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट मैंने बताया था आपको। तो थर्ड पॉइंट, चार्ज पार्टिकल मूव विद 0 से ज्यादा एंगल और 90 से क्या हो? कम हो। किसके साथ है? विद मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के मतलब 0 और 90 के बीच में एंगल बनाता है, तब आपका वो चार्ज पार्टिकल है किस प्रकार से मूव करेगा, ये बात, सारी बातें हमें यहाँ पे बतानी है। तो देखना ध्यान से, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ले लिया है इस प्रकार से, ठीक है, और यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर दी। और चार्ज पार्टिकल ये मान लिया मैंने Q कितनी वेलोसिटी से? V वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कितने एंगल से कर रहा है? थीटा से। देख लीजिए यहाँ पे थीटा आपको नजर आ रहा है, 0 से ग्रेटर है और 90 से लेस देन है। ठीक है, तो हमारी कंडीशन जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही है। अब यहाँ पे क्या होगा वो आगे की बातें हैं। आपको पता है V वेलोसिटी से मूव कर रहा है। V वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। और आप सभी को पता है कोई भी वेक्टर क्वांटिटी किसी लाइन के साथ एंगल बनाती है तो कितने कंपोनेंट में डिवाइड हो जाती है? दो कंपोनेंट, बशर्ते वो एंगल कितना होना चाहिए? 0 और 90 के बीच में होना। कौन कौन से कंपोनेंट में? कोस के कंपोनेंट में और साइन पे। तो जिस लाइन के साथ एंगल बनाते हैं उधर कौन सा कंपोनेंट आता है? हमेशा कोस का, और उसके परपेंडिकुलर कौन सा आता है? साइन का कंपोनेंट आता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसी प्रकार से वेलोसिटी है, कितने का एंगल बना रहा है यहाँ पे? मतलब थीटा का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितने कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा? 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। तो कोस थीटा और साइन थीटा। तो आप देख रहे हो कि इस लाइन के साथ में कितने एंगल बनाते हैं? इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा? कोस का, इसके परपेंडिकुलर साइन का। तो देखिए ध्यान से, वेलोसिटी थीटा का एंगल बना रहा है इस लाइन के साथ, इधर कौन सा कंपोनेंट है? कोस का। तो V कोस थीटा, जिसको मैं यहाँ पे नाम Vx नाम देता हूँ। कोई दिक्कत है? इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, इसके परपेंडिकुलर कौन सा आ जाएगा? V साइन थीटा। इसको मैं Vy कंपोनेंट नाम दे देता हूँ। 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो गई है चार्ज की वेलोसिटी। ठीक है, अब बात करिए यहाँ पे 2 वेलोसिटी हो गई है चार्ज की। दोनों को ध्यान से देखिए। एक तो क्या है? पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, एक क्या है? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है। और दोनों ही कंसेप्ट हमने यहाँ पे कल स्टडी कर लिए थे। पैरेलल कट मूव करेगा तो कैसे मूव करेगा? स्ट्रेट लाइन में। और परपेंडिकुलर मूव करेगा तो कैसे मूव करेगा? सर्कुलर पाथ में। तो यहाँ पे 2 टाइप की मोशन हो गई है। स्ट्रेट लाइन में भी मोशन हो गई है। स्ट्रेट लाइन में कौन सी वेलोसिटी के कारण? Vx के कारण। और सर्कुलर में कौन से कारण? Vy के कारण। तो स्ट्रेट लाइन मोशन और सर्कुलर पाथ में मोशन दोनों को अगर हम क्या करते हैं? कंबाइंड करते हैं तो वो पाथ कैसा बन जाता है? हेलिकल पाथ बन जाता है। कैसा पाथ बन जाता है? हेलिकल। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, जैसे इस प्रकार से देखिए, ये जो पाथ मैं जो बना रहा हूँ वो क्या, ये पाथ कैसा कहलाता है? हेलिकल। इसमें क्या हो रहा है? पार्टिकल सीधा भी जा रहा है गोल गोल, यहाँ पे सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, घूम भी रहा है। जिसको हम क्या बोलते हैं, हेलिकल पाथ बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सर्पिलाकार।
सर्पिलाकार पथ बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेलिकल पाथ। तो हेलिकल पाथ में मूव करने लग जाता है। अब बात आती है, तो यहाँ पे अपन बनाएंगे तो इस प्रकार से बना देते हैं, यहाँ पे डायग्राम इस प्रकार से मूव करने लग जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के 0 और 90 के बीच में एंगल से मूव करता है तो कैसे मूव करेगा, तो आप क्या बताओगे, हेलिकल पाथ में, सर्पिलाकार पथ में क्या करेगा, मूव करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज डिवाइडेड इन 2 कंपोनेंट्स, ठीक है, वन इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड अदर इज ए परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट द चार्ज पार्टिकल मूव इन ए हेलिकल पाथ, इसलिए वो हेलिकल पाथ में मूव करने लग जाता है। ठीक है, तो ये तीसरा जो क्वेश्चन था उसका आंसर आ गया। कैसे आया, क्यों आया, सारी बातें मैंने आपको बताई। उसी प्रकार से जैसे लास्ट में वाला जो टॉपिक था उसमें रेडियस निकाली थी, वेलोसिटी निकाली थी, सारी बातें की थी आपने, उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही चीजें निकालेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बाकी सेम है। पहला पॉइंट आप देखिए यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट आपको निकाल रहे हो रेडियस। रेडियस तो होगी, रेडियस आपको पता है किसकी होगी, सर्कुलर पाथ की होगी या स्ट्रेट लाइन की, आपको पता है रेडियस हमेशा सर्कुलर पाथ की होती है। तो सर्कुलर पाथ वही कंसेप्ट वही लगेगा यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स, ठीक है, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्योंकि कल भी यही कंसेप्ट आया था। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा यहाँ पे, क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स, बोलिए, क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा के यहाँ पे कौन सा वी आएगा, वी वाई आएगा, वी एक्स आएगा, बोलिए वी वाई, क्यों, क्योंकि वी वाई के कारण सर्कुलर पाथ में कर रहा है, तो क्या आएगा वी वाई कितने का एंगल बना रहा है यहाँ पे, थीटा 90, तो साइन 9 क्या हो गया यहाँ पे, साइन 90 हो गया, इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स सभी को पता है क्या आता है, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, वी कौन सा ले, यहाँ पे वी एक्स ले, वी वाई, क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स सर्कुलर पाथ में लगता है, तो यहाँ पे वी वाई आएगा। तो यहाँ पे वी वाई क्यों लिखा, वी एक्स क्यों नहीं लिखा, समझ गए होंगे, क्योंकि वी एक्स तो स्ट्रेट लाइन में करता है, सर्कुलर पाथ का रोड सारा किसका है, वी वाई का। साइन 90 कितना हो गया, 1 हो गया है, तो क्या बचा आपके पास, क्यू वी वाई बी इक्वल टू एम वी वाई का स्क्वायर अपॉन में आर, वी वाई से वी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, क्यू बी इक्वल टू एम वी वाई अपॉन में आर। आपको तो रेडियस निकालनी है, तो आर इक्वल टू क्या गया, एम वी वाई अपॉन में क्यू बी। आप लिख सकते हो हेयर वी वाई इक्वल टू क्या है, यहाँ पे बोल दीजिए, वी वाई की वैल्यू कितनी है, वी साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसलिए आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, एम वी साइन थीटा अपॉन में क्या आ गया है, क्यू बी। ये आपके पास क्या आ गई है, रेडियस आ गई है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना होता है, सेकंड पॉइंट आपको निकालना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की बात करिए, यहाँ पे टाइम पीरियड को आपको पता है कैपिटल टी से लिखते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है, कल ही बताया था, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। डिस्टेंस आपको वही क्या होता है, टू सर्कुलर पाथ की 2 पाई आर अपॉन में वी, कौन सी वी, वी एक्स या वी वाई, सर्कुलर पाथ में कौन से कहाँ है, वी वाई के कारण, तो क्या आ जाएगा वी वाई। तो यहाँ पे पुटिंग वैल्यूज ऑफ, कल भी वैसे किया था, पुटिंग वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई अपॉन में वी वाई, तो है आर की वैल्यू वी वाई, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, क्योंकि बाद में ये करोगे, ये कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कर देते हैं, वी वाई से वी वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एम वी वाई अपॉन में क्या है, क्यू बी, वी वाई से वी वाई कैंसिल, तो t इक्वल टू क्या बचा, 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। ये आपके पास आंसर आ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने क्या निकाल दिया, टाइम पीरियड निकाल दिया है और रेडियस निकाल दी है। उसी प्रकार से आगे देखिए, उसी तरह टाइम पीरियड के बाद अपने यहाँ पे निकालते हैं थर्ड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखते हैं, आपको पता है 1 अपॉन में टी होता है, तो इसलिए क्या जाए, न्यू की वैल्यू पुट कर, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी ऊपर चला गया, तो क्या आ जाएगा, न्यू इक्वल टू क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया है, 3 पॉइंट्स हो गए हैं। फोर्थ निकालना तो निकाल दीजिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का सेम रहेगा। इसमें एक पॉइंट और आता है ज़्यादा, कौन सा आता है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट होता है इसके अंदर, उसका नाम होता है पिच। फोर्थ पॉइंट क्या नाम है यहाँ पे, पिच।
जिसको हम पी से लिख लेते हैं। पिच एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज होती है। जैसे देखिए ये आपने मैंने अभी करवाया था, आपको हेलिकल पाथ बताया था। हेलिकल पाथ के अंदर क्या होता है, एक ऑसिलेशन है। ऑसिलेशन का मतलब एक चक्कर जो होता है उसके द्वारा जितनी डिस्टेंस कवर की जाती है, ये वाले डिस्टेंस, चक्कर यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऑसिलेशन यहाँ पे खत्म हो गया, तो ये डिस्टेंस ना, ये क्या कहलाएगी यहाँ पे, मान लीजिए पी से लिख दिया, तो ये क्या है यहाँ पे पिच है। इसी डिस्टेंस को अपन यहाँ पे क्या बोल देते हैं, पिच बोल देते हैं। तो आप क्या क्या कह सकते हो, द डिस्टेंस कवर्ड बाई वन ऑसिलेशन, द डिस्टेंस कवर्ड बाई वन ऑसिलेशन इन मोशन इन हेलिकल पाथ, ठीक है ना। तो हेलिकल पाथ में जब मोशन करता है उसके अंदर एक ऑसिलेशन के द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या बोल देते हैं, पिच बोलते हैं। इसको हमने यहाँ पे पिच, आपको तो पता है ऐसे वाले की वेलोसिटी कौन सी थी, vx। तो पिच डिस्टेंस बताइए आपने, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू में टाइम। वेलोसिटी यहाँ पे vx लेंगे, vy लेंगे, स्ट्रेट लाइन में तो कौन सी लेंगे, vx इनटू में टाइम। टाइम का मतलब कौन सा टाइम, एक ऑसिलेशन की बात कर रहे थे, एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है कौन सा होता है, टाइम पीरियड t। तो p इक्वल टू vx और vy की वैल्यू पुट कर दीजिए। vx की कितनी है, v cos थीटा, टाइम की कितनी थी अभी भी निकाली थी, 2 पाई m अपॉन में QB। तो आपके पास पिच का फॉर्मूला आ गया है 2 पाई m v cos थीटा अपॉन में QB। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, पिच की वैल्यू आ गई। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट यही था, बाकी कल वाला जैसा ही सेम है, बस स्टार्टिंग वाला जो कंसेप्ट था तो वो थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक आज कंप्लीट होता है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए आगे करते हैं। अब तो छोटे छोटे पॉइंट बताता हूँ, उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो रहेगा क्रॉस फील्ड। क्रॉस फील्ड का मतलब क्या, यहाँ पे एक ऐसा फील्ड जहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हो, प्रेजेंट हो, और कंडीशन क्या है, दोनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो उसे हम क्या बोल देंगे, क्रॉस फील्ड बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, a field in which electric and magnetic field are perpendicular to each other। मतलब वहाँ पे एक ऐसा फील्ड या एक ऐसी स्पेस इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ऐसा स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों आपस में क्या हों, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, आपस में लंबवत हों, तो उसे हम क्या, उस फील्ड को हम क्या बोल देंगे, क्रॉस फील्ड। हिंदी में भी क्रॉस फील्ड ही बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी परिभाषा थी। जैसे मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे क्रॉस फील्ड कहलाएगा, ठीक है। ये कई बार 1 मार्क्स के अंदर एक और पूछ लिया जाता है, वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है, ये एक प्रकार का एक मतलब डिवाइस ही होता है, कह सकते हैं एक ऐसा फील्ड जो होता है जिसके अंदर ये मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा होता है। तो हम इसको डिवाइस बोल सकते हैं। एक ऐसा डिवाइस जिसके अंदर क्रॉस फील्ड होता है, जिसके अंदर क्या होता है, क्रॉस फील्ड होता है, और उसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है ना, तो उसके ऊपर लगने वाला पता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है क्रॉस फील्ड के अंदर। तो उसके चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो दोनों फोर्स लगेंगे, इलेक्ट्रिक भी लगेगा और मैग्नेटिक भी लगेगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स तो लग रहे ना चार्ज पे, उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो उसके अंदर से जब चार्ज पार्टिकल पास होगा तो उसकी वेलोसिटी जो क्या होगी, फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी। चाहे कोई कितना भी चार्ज मूव करे, 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम कितना भी करे, सभी की वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो उसको उस डिवाइस का यहाँ पे नाम क्या दे दिया, वेलोसिटी सिलेक्टर दे दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक डिवाइस भी कह सकते हो, एक अरेंजमेंट भी कह सकते हो। तो यहाँ पे अपन क्या कह देंगे, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड in which the electric and magnetic force are equal on a moving charge particle. So velocity of charge particle is a constant. So and this arrangement is called a velocity selector. तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने बताया कि उसके अंदर से मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा। यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फोर्स आपको पता है कितना होता है, QE होता है। मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, यहाँ पे आपको पता है QVB साइन थीटा, परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90। दोनों को क्या कहें यहाँ पे कि साइन, यहाँ पे साइड में दिखाना चाहो तो दिखा दीजिए 1 है,
और दोनों मैंने कंडीशन क्या बताया, वेलोसिटी सेलेक्टर कब बनेगा, जब दोनों क्या हों, इक्वल हों। तो यहाँ पे एफ ई मान नाम देता हूँ, यहाँ पे एफ बी नाम देता हूँ। तो एफ ई इक्वल टू एफ बी, तो क्या आ जाएगा, क्यू ई इक्वल टू क्यू बी बी, तो बी क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, बी इक्वल टू क्या आ गया, ई अपॉन में बी। देख लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जो कि अपन स्टार्टिंग में लगा दिया। अब 1 कूलम जा रहा है, 2 कूलम जा रहा है, उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है कि कहीं पर भी कूलम आ रहा है क्या, चार्ज आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इसका मतलब सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब कोई भी चार्ज मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर बोल देते हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी डेफिनेशन थी, ये आपका मतलब आ जाता है कई बार, तो आप बता सकते हो। एक ही अब स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान से देना। अभी जो बातें मैंने बताई हैं आपको उन्हीं पे बेस्ड रहेगा, ठीक है, और इजी है, वैसे ऐसी कोई बात नहीं, पर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लायक है। नाम होगा साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे नाम हिंदी में भी साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि ये होता क्या है और क्या काम आता है, पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से यही बनता है अपना। तो आपको बता देता हूँ, सबसे पहले ये एक डिवाइस होता है। क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो कि क्या काम आता है, ये जो कोई चार्ज पार्टिकल होता है उसको हाईली एक्सलेट करने के काम आता है विद हाई एनर्जी के साथ। मतलब कोई चार्ज पार्टिकल आपके पास है, उसको अगर हाईली एक्सलेट करना हो, हाईली मतलब एक्सलेट त्वरित, उस त्वरित मतलब हाईली एक्सलेट करना हो हाई एनर्जी के साथ, तो वो किसके द्वारा किया जाता है, साइक्लोट्रॉन के द्वारा किया जाता है। तो आप लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सलेट द हाईली एक्सलेट द चार्ज पार्टिकल, हाईली एक्सलेट द चार्ज पार्टिकल विद हाई एनर्जी के साथ हाईली एक्सलेट करने के काम आता है ये डिवाइस। तो पहला क्वेश्चन क्लियर आपका। दूसरा क्वेश्चन कि ये काम कैसे करता है, मतलब काम कैसे करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है। मतलब दूसरा पॉइंट आपका क्या लिखना होता है, यहाँ पे प्रिंसिपल। एस पॉइंट में डेफिनेशन हो जाती है, यहाँ पे मतलब डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेफिनेशन का मतलब समझ गए ना कि क्या होता है, कैसे काम करता है। दूसरे में क्या आता है, प्रिंसिपल आता है। प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, कैसे काम कर रहा है, कौन से। एक बार के लिए मैं प्रिंसिपल आपको बताता हूँ, थोड़ा बहुत हो सकता है आपको मतलब कम समझ में आए, परंतु आगे जब एक्सप्लेन करेंगे ना पूरा डिटेल में तभी समझ में आएगा। पर मैं एक बार के लिए बता देता हूँ। कह रहा कि मान लीजिए आपके पास कोई क्रॉस फील्ड है, क्या है, क्रॉस फील्ड, और उस क्रॉस फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो उसकी मोशन को, अगर चार्ज पार्टिकल की मोशन को उस क्रॉस फील्ड के अंदर बार बार रिपीट कराते हैं ना, किसको, मोशन को रिपीट करवा रहे हैं, किसकी मोशन को, चार्ज पार्टिकल, कहाँ, क्रॉस फील्ड में। तो वो चार्ज पार्टिकल क्या हो जाता है, हाईली एक्सलेट हो जाता है विद हाई एनर्जी के साथ। तो ये है इसका प्रिंसिपल, क्या है कि चार्ज पार्टिकल की मोशन को बार बार रिपीट करवाया जाए क्रॉस फील्ड के अंदर, तो वो चार्ज पार्टिकल हाईली एक्सलेट हो जाता है विद हाई एनर्जी के साथ। कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, वो तो बाद में देखेंगे अपन। तो प्रिंसिपल यहाँ पे ये है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो यहाँ पे क्या आता है, कंस्ट्रक्शन का आता है। किसका आता है, कंस्ट्रक्शन, मतलब बनाते कैसे हैं, बनावट कैसे होती है इसकी। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इसमें जो डी होता है ना, अल्फाबेट होते हैं डी, तो डी के आकार की यहाँ की डी के शेप की 2 मेटालिक होलो प्लेट ली जाती है। मेटालिक होलो प्लेट का तो धातु की खोखली प्लेट डी की शेप में ली जाती है। कितनी ली जाती हैं, 2 ली जाती है। तो होलो होती है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इस प्रकार से बना देता हूँ, तो आपका वो होलो है वो नजर आ जाए यहाँ से, ठीक है। डी के शेप में होते हैं, तो इसका नाम दे देते हैं हम यहाँ पे D1, इसका नाम दे देते हैं D2। और इसको क्या होता है, इस दोनों डी को ना एक हाई फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर से। हाई फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर क्या होता है कि ये अपनी ना एक फिक्स इंटरवल टाइम के बाद अपनी पोलरिटी को क्या करता है, इंटरचेंज करता रहता है। जैसे मान लीजिए अभी इसको पॉजिटिव है, इसको क्या है, नेगेटिव। तो एक मान लीजिए फिक्स इंटरवल, मान लीजिए 1 सेकंड मान लेते हैं, 1 सेकंड के बाद ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, अगले 1 सेकंड के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब एक फिक्स इंटरवल टाइम के बाद अपनी पोलरिटी को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। कौन, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, जिससे दोनों डी क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती है, ठीक है। अब दोनों डी को क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाता है।
ये मान लीजिए एन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया है एस हो गया, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यहाँ पे रख दिया गया। ये मैं थोड़ा पीछे बनाई है, डी इसका मतलब क्या है, डी ये ऐसे रखी हुई है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऊपर से नीचे है, ठीक है ना। ऐसे क्यों रखी हुई है आप समझ लीजिए, क्योंकि इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे हो गई है, और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर से नीचे हो गई, तो मतलब ये जो स्पेस है वो क्या बन गया, क्रॉस फील्ड, समझ गए ना। क्रॉस फील्ड का बनाना था मैंने प्रिंसिपल में बताया था कि चार्ज पार्टिकल मोशन को क्या करवाना, रिपीट करवाना, कहा क्रॉस फील्ड के, तो क्रॉस फील्ड बनाने के लिए हमेशा कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से क्या बन गया है, ये मतलब साइक्लोट्रॉन बन गया है। तो इसकी जो मतलब वर्किंग है बहुत ही ईजी है, सॉरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि मेटल डी की शेप की होलो मेटालिक डी लेते हैं, जिनको हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से जोड़ा जाता है और उसको किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाता है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे इसका वर्किंग, किस प्रकार से वर्किंग करता है, देखिए यहाँ पे वर्किंग। इसके दोनों डी के अंदर थोड़ा गैप होता है, वो गैप किस लिए रखा जाता है कि यहाँ पे कोई क्या रख देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई सोर्स रखते हैं, क्या रखते हैं, सोर्स ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल का सोर्स रखते हैं। जैसे मान लीजिए हम प्रोटॉन का रख लेते हैं, किसका रहते हैं, जिससे प्रोटॉन इमिट रहते हैं, ऐसा सोर्स रख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने प्रोटॉन का सोर्स रख दिया, दोनों डी के बिल्कुल सेंटर पे रखते हैं। अब क्या होगा कि जैसे देखिए मान लीजिए प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज है, तो आप स्टार्टिंग में मान लीजिए D1 पॉजिटिव है, D2 क्या है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा किधर एक्सलेट होगा, किधर फोर्स लगेगा, नेगेटिव की तरफ। तो पॉजिटिव जो प्रोटॉन है वो किधर मूव करेगा, यहाँ पे किधर करेगा, D2 की तरफ करेगा, क्यों, नेगेटिव की तरफ जाएगा। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ना प्रोटॉन, तो प्रोटॉन इधर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, ठीक है कि नहीं है। और मैग्नेटिक फोर्स कहां से है, नॉर्थ से साउथ होता है, तो ऊपर से नीचे, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं हो गया। और हमने सेकंड केस क्या पढ़ा था, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के मूव करता है तो कैसे मूव करने लग जाता है, सर्कुलर पाथ में। तो ये सीधा जाने की बजाय कैसे मूव करेगा, यहाँ पे सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। और जैसे इसका हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट होगा ना, ये ऑसिलेटर क्या कर देगा, पोलरिटी चेंज कर देगा। अब D1 नेगेटिव है, D2 पॉजिटिव है, तो प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो अभी किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो वही बात, मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर से नीचे है, ये इधर लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो परपेंडिकुलर हुआ, तो अब भी किसमें होगा, सर्कुलर पाथ में, तो दोबारा क्या हो जाएगा, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर जाएगा। अब दोबारा हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट होगा तो दोबारा वही पहले वाली चीज आ जाएगी, D2 नेगेटिव। इस प्रकार से प्रोसेस कंटिन्यू क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है। तो आप देख रहे हो कि चार्ज पार्टिकल की मोशन क्या हो रही है, रिपीट हो रही है बार बार, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल लगातार क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब लगातार उसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, और लगातार स्पीड बढ़ने से वो क्या होगा, हाईली एक्सेलरेट हो जाता है विद हाई एनर्जी के साथ। यहाँ पे इसको अपन यहाँ पे विंडो बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, विंडो, जिससे ये जो प्रोटॉन है चार्ज पार्टिकल बाहर आ जाता है, और जो भी काम में आपको लेना होता है, जिसको इंसिडेंट करवाना होता है, उसके ऊपर इंसिडेंट हो जाता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, टारगेट बोल देते हैं, और उसके ऊपर एक हाईली चार्ज पार्टिकल विद हाई एनर्जी के साथ क्या हो जाता है, इंसिडेंट हो जाता है। ये इसका यूज में फिर क्या काम लेते हैं वो बाद की बात है। तो अपन ने यहाँ पे क्या होता था, बताया भी था कि किसी चार्ज पार्टिकल को हाईली एक्सलेट कर देता है विद हाई एनर्जी के साथ, कर दिया कि नहीं कर दिया, कैसे किया, प्रिंसिपल क्या था कि चार्ज पार्टिकल की मोशन को रिपीट करिए बार बार, कहाँ पे, क्रॉस फील्ड में, क्रॉस फील्ड बन गया कि नहीं बना, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो बार बार रिपीट करा, तो हाईली एनर्जी के साथ हाईली क्या हो गया है, एक्सेलरेटेड हो गया, और लास्ट में किसी टारगेट के ऊपर इंसिडेंट करवा देते हैं। तो ये तो था वर्किंग, ठीक है। और वर्किंग के अंदर 4 पॉइंट और करने होंगे, जो कौन से, जो सेकंड पॉइंट में आपने किए थे परपेंडिकुलर वाले, क्योंकि परपेंडिकुलर वाला काम आ रहा है, कौन सा काम कर रहा है आपको, पहले तो क्या निकालनी है, रेडियस। रेडियस के लिए आपने क्या क्या था, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या क्या था, मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, QVB इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन में, तो यहाँ से v से v कैंसिल, r इक्वल टू क्या गया था आपके पास, mv अपॉन में QB, ये था। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था, टाइम पीरियड का था, टाइम पीरियड का क्या आया था, t इक्वल टू 2 पाई r अपॉन में v, r की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई v इंटू में क्या है, mv अपॉन में QB, v से v कट गया तो क्या आ गया, t इक्वल टू 2 पाई m अपॉन में QB, ठीक है। उसके बाद क्या किया था आपने, फ्रीक्वेंसी, उसके बाद क्या निकाला था यहाँ पे, हो गया क्या,
तो क्या जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ गया है, फ्रीक्वेंसी के अंदर वही बात P इक्वल टू 1/T, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू QB/2πm। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिखाना चाहो तो कर दीजिए, एंगुलर इक्वल टू 2π न्यू होता है, तो क्या आ जाएगा 2π से 2π इंटू में QB/2πm, तो 2π से 2π कैंसिल, तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया QB/m, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, ये क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये पॉइंट में कल करवा दिया आपको। इसमें एक पॉइंट ज्यादा आता है, कौन सा आता है, काइनेटिक, क्योंकि मोशन कर रहा है, मोशन मूव कर रहा है, तो कौन सी एनर्जी होगी यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। तो फिफ्थ पॉइंट एक एक्स्ट्रा है इसके अंदर, तो उसमें क्या कर दीजिए काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। कितनी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो v की वैल्यू जैसे आपने यहाँ पे क्या निकाला था, रेडियस निकाली थी, तो यहाँ से वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। v इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे QBr/m। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, पुटिंग हेयर v इक्वल टू QBr/m, तो क्या आ जाएगा k इक्वल टू हाफ m/q² v²r²/m²। स्क्वायर टर्म क्या पता समझते हो ना पे, क्योंकि v² है, तो m से m² कट गया, तो क्या बचा हाफ q² v²r²/m। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई आपके पास। ठीक है, तो ये आपका क्या था, वर्किंग थी। इसके बाद यहाँ पे क्या आता है कि इसके यूजेस क्या होते हैं। जो साइक्लोट्रॉन है वो क्या काम आता है आपको बता देता हूँ। इसके 3 यूजेस हैं। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन। फर्स्ट पॉइंट, किसी भी एटम का स्ट्रक्चर बताने के लिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर डिटेक्ट करने के लिए, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फर्स्ट। सेकंड है इसका आइसोटोप्स। किसी भी एटम के जैसे आइसोटोप से कार्बन 6 हो गया, आपके कार्बन 6 14, ये सब क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, तो ये बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तीसरा इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर भी इसका यूज होता है, चार्ज को हाईली एक्सप्रेस करवाने के लिए। ठीक है, रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन में इसका यूज होता है। तो ये तो था क्या, साइक्लोट्रॉन का यूज। अब इसकी लिमिटेशन है, लास्ट पॉइंट है इसका यहाँ पे। अब मैं क्या बता रहा हूँ, लिमिटेशंस आपको डेफिनेशन से पता है कि चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट करता है, तो इसको मतलब चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट नहीं करता, तो ये भी एक प्रकार की लिमिटेशन तो होगी ना। तो फर्स्ट आपकी क्या है कि अनचार्ज पार्टिकल को, मतलब जो न्यूट्रल होते हैं ना, उनको क्या करता है, नॉट एक्सलेटेड नहीं करता है। सेकंड बात, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है, तो उसको तो एक्सलेट करना चाहिए ना, बट यहाँ पे साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन को भी क्या नहीं करता है, एक्सलेट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत ही लाइट पार्टिकल होता है, और ये क्या होता है, थोड़ी स्टार्टिंग में थोड़ी सी एनर्जी गेन करते हैं, क्या हो जाता है, मतलब जो लाइट की स्पीड होती है ना, बहुत ज़्यादा स्पीड गेन कर लेता है, जिससे कि वो सिस्टम से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। वो लाइट वेट होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा एक्सलेट हो जाता है, मतलब उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लाइट की स्पीड, इसकी वजह से उसको क्या नहीं कर पाता, हाईली एक्सलेट नहीं कर पाता विद हाई एनर्जी के साथ। तो 2 पॉइंट, तो इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं करता, सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं करता, नॉट एक्सलेट, क्यों नहीं करता, वो आता है। तीसरा पॉइंट, तो मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल है ना, मान लीजिए और है, वैसे आपको बता देता हूँ, जो साइक्लोट्रॉन है किस किसको करता है, जैसे प्रोटॉन है और अल्फा पार्टिकल है, ड्यूट्रॉन है, इनको क्या करता है, एक्सलेट करता है। चार्ज पार्टिकल स्टार्टिंग में लिखो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, पर जैसे चार्ज पार्टिकल तो कोई भी हो सकता है, क्या उसको कितना भी एक्सलेट कर देगा, क्या नहीं, इसकी कंडीशन है, एक बाउंडेशन है कि भाई यहाँ तक ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे कोई भी चार्ज पार्टिकल को क्या किया जाएगा, एक्सलेट किया जाएगा, तो बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाती है, कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो उसका मास क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और मास चेंज हो जाएगा तो उसका टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। टाइम पीरियड देख लीजिए कि मास पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड चेंज होता है, उसका टाइम मतलब पूरा सिस्टम में क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसका मतलब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सलेट करता है तो एक लिमिट तक ही कर पाता है, ये नहीं कि कितना भी कर दीजिए। तो ये इसकी क्या है, लिमिटेशन है। तो मैंने यहाँ पे 3 लिमिटेशन होता है, 3 यूजेज होता है, और साइक्लोट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में आने लायक है, तो अच्छे से करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।